नमस्कार। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। किशोर न्याय बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड या जिसे जेजेबी भी कहते हैं। ये समझना जरूरी है कि भारत में जब कोई बच्चा, कोई किशोर कानून के संपर्क में आता है तो उसके साथ न्याय की प्रक्रिया कैसे चलती है। ये आम अदालतों से काफी अलग है। जी बिल्कुल। और आज हम इसी पर मिली जानकारी को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो जेजेबी कैसे बनता है, उसकी बनावट क्या है, उसके पास क्या शक्तियां हैं, और हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जरूरी फैसलों पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये पूरी व्यवस्था असल में बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है, उनके सुधार और पुनर्वास पर कैसे ध्यान देती है, ना कि सिर्फ सजा पर। ये नजरिया ही अलग है। सही कहा। तो चलिए इस खास न्याय व्यवस्था की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये किशोर न्याय बोर्ड हैं क्या, आखिर कहाँ से आई ये? देखिए, ये बोर्ड किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम मतलब जेजे एक्ट, उसके तहत बनाए गए हैं। अच्छा। ये बच्चों के लिए ही बनाई गई खास अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स। अच्छा। और ये बात साफ होनी चाहिए कि ये बोर्ड सिर्फ उन्हीं मामलों को देखते हैं जहां किसी बच्चे पर कोई अपराध करने का आरोप है, हाँ। जिसे कानून में कहते हैं कानून के साथ संघर्ष में होना। अच्छा, मतलब अगर किसी बच्चे को देखभाल या सुरक्षा की जरूरत है, सिर्फ उतनी ही, तो वो मामला यहाँ नहीं आएगा। हाँ, आमतौर पर नहीं। उसके लिए अलग व्यवस्था है, बाल कल्याण समितियां हैं, CWC। हाँ। जेजेबी का मेन फोकस उन बच्चों पर है जिन पर कोई अपराध का इल्जाम है। हम्म। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है। हम्म। पूरी प्रक्रिया बच्चे के हित को ध्यान में रखकर चलती है। हम्म। उसके अधिकार बचें, उसे सुधरने का मौका मिले, वो समाज में वापस जा सके, ये सोच है। ये दंडात्मक नहीं, सुधारात्मक है। बिल्कुल, रिफॉर्मेटिव अप्रोच है, पुनिटिव नहीं। तो ये बोर्ड बनते कहाँ हैं? क्या हर जगह होते हैं? कानून ये कहता है, मतलब जेजे एक्ट की धारा 4, कि हर जिले में कम से कम एक जेजेबी बनाना अनिवार्य है। हर जिले में? हाँ, हर जिले में। और ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अच्छा, तो मतलब देश के हर जिले में बच्चों के ऐसे मामलों के लिए एक खास इंतजाम होना चाहिए। जी। और इनका दायरा क्या है? मतलब क्या ये किसी भी तरह के मामले देख सकते हैं? नहीं, इनका अधिकार क्षेत्र बिल्कुल साफ है। एक जेजेबी का अधिकार क्षेत्र उसी जिले या इलाके तक होता है जिसके लिए वो बना है, और वो सिर्फ कानून के साथ संघर्ष वाले बच्चों के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। और सबसे जरूरी बात शायद ये है। हाँ, सबसे जरूरी बात ये कि इन मामलों में कोई और अदालत, चाहे वो सेशन कोर्ट हो या कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट, वो सुनवाई नहीं कर सकती। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ जेजेबी के पास है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं इसे। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि बच्चों को जो वयस्क न्याय प्रणाली है, उसकी जो सख्ती है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनसे बचाया जा सके, उनके लिए एक ज्यादा संवेदनशील माहौल हो। ये तो वाकई बहुत अहम पहलू है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस खास बोर्ड में होता कौन-कौन है, इसकी बनावट कैसी है। हाँ, इसकी बनावट भी इसके खास मकसद को दिखाती है। इसमें एक होते हैं प्रधान मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के स्तर के होते हैं। अच्छा। और उनके पास कम से कम 3 साल का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। ये भी साफ किया गया है कि ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होते। ठीक है। और मजिस्ट्रेट के अलावा, क्योंकि सिर्फ कानूनी नजरिए से तो बच्चे की पूरी स्थिति नहीं समझी जा सकती शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए इस बोर्ड में मजिस्ट्रेट के साथ 2 सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, सोशल वर्कर्स। हाँ, ये बात इसे आम अदालतों से बहुत अलग बनाती है। जी। और ये भी जरूरी है कि इन 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कम एक महिला हो। ये भी एक अहम प्रावधान है लैंगिक संवेदनशीलता के लिए। बिल्कुल। इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या योग्यता होती है? कोई भी बन सकता है? नहीं, इनके लिए भी खास योग्यताएं तय हैं। जैसे उनके पास डिग्री होनी चाहिए बाल मनोविज्ञान में, या मनोचिकित्सा, समाज कार्य, समाजशास्त्र, या फिर कानून में। अच्छा। या फिर अगर डिग्री नहीं है तो कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए बच्चों से जुड़े काम में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्षेत्र में। मकसद यही है कि बोर्ड में सिर्फ कानून जानने वाले ही ना हों, बल्कि वो लोग भी हों जो बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू समझते हों। तभी तो बच्चे के हित में सही फैसला होगा। और क्या कोई ऐसी शर्तें भी हैं कि कौन सदस्य नहीं बन सकता, मतलब कुछ अयोग्यताएं? हाँ, बिल्कुल हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस भी बताई गई हैं। अच्छा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मानवाधिकार या बाल अधिकारों के उल्लंघन का कोई इतिहास रहा हो, या वो बाल शोषण, दुर्व्यवहार या किसी ऐसी ही चीज में शामिल पाया गया हो, या उसे कभी सरकारी नौकरी से निकाला गया हो,
या वो बाल श्रम कानून तोड़ने का दोषी हो, तो ऐसा व्यक्ति जेजेबी का सदस्य नहीं बन सकता। साफ है कि सदस्य का रिकॉर्ड बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। ये तो जरूरी भी है, बच्चों के मामले हैं। जाहिर है। तो ये सदस्य बन गए, फिर क्या इन्हें कोई खास ट्रेनिंग भी मिलती है? जी हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। सभी सदस्यों को, चाहे वो मजिस्ट्रेट हों या सामाजिक कार्यकर्ता, नियुक्ति के 60 दिनों के अंदर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी लेनी होती है बाल अधिकारों पर, बाल मनोविज्ञान पर, कानूनों पर और जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर, ताकि वो अपनी भूमिका ठीक से निभा सकें। बिल्कुल। और इनका कार्यकाल कितना होता है? ये हमेशा के लिए होते हैं? नहीं, इनका कार्यकाल राज्य सरकार के नियमों के हिसाब से तय होता है। ये स्थायी सदस्य नहीं होते। और अगर कोई सदस्य मान लीजिए बिना बताए लगातार 3 महीने गायब रहे बैठकों से, या साल भर में जितनी बैठकें होनी थी उसकी 3/4 से कम में आए, अच्छा। या फिर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते पाए जाएं, तो राज्य सरकार जांच के बाद उन्हें हटा भी सकती है। एक जवाबदेही तय की गई है। ये पूरी संरचना वाकई दिखाती है कि इसे कितना सोच समझकर संवेदनशील बनाने की कोशिश हुई है। अब जरा इनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों पर आते हैं। धारा 8 में इनका जिक्र है ना? हाँ, जेजे एक्ट की धारा 8 जो है वो किशोर न्याय बोर्ड को काफी विस्तृत और खास शक्तियां और जिम्मेदारियां देती है। ये सिर्फ फैसला सुनाने वाली कोर्ट नहीं है। इसके काम में बच्चे के कल्याण से जुड़े कई और पहलू भी हैं। अच्छा, क्या क्या है मुख्य रूप से? सबसे पहला काम तो है बच्चे के खिलाफ जो आरोप हैं उनकी जांच करना, इंक्वायरी करना। लेकिन ये जांच वैसी नहीं होती जैसी आम क्रिमिनल केस में होती है। इसमें बच्चे की उम्र, उसकी मानसिक शारीरिक हालत, उसका सामाजिक माहौल, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। फिर जांच के आधार पर सही आदेश देना। और इस जांच की प्रक्रिया में बच्चे या उसके परिवार की क्या भूमिका रहती है? उन्हें सुना जाता है? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जेजेबी को ये पक्का करना होता है कि पूरी प्रक्रिया में हर स्टेज पर बच्चे और उसके माता पिता या जो भी गार्डियन है उनकी भागीदारी हो। बच्चे की बात सुनी जाए, उसके विचारों को अहमियत दी जाए। ये इस प्रक्रिया का एक तरह से केंद्र बिंदु है। बच्चे को सिर्फ आरोपी नहीं, एक व्यक्ति माना जाता है। और अगर मान लीजिए बच्चे के पास वकील नहीं है तब? तो ये बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराई जाए अगर उसे जरूरत है। फ्री लीगल एड? जी, इसके लिए वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। और अगर बच्चे को भाषा की दिक्कत है तो दुभाषिया मतलब इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर, उसका इंतजाम करना भी बोर्ड का ही काम है, ताकि वो समझ सके कि हो क्या रहा है और अपनी बात रख सके। बिल्कुल। हमने एक सामाजिक जांच रिपोर्ट यानी SIR का भी जिक्र सुना। ये क्या चीज है? हाँ, SIR, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये एक बहुत अहम दस्तावेज है। जब बच्चे को बोर्ड के सामने लाते हैं तो एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है या कोई मान्यता प्राप्त NGO का सामाजिक कार्यकर्ता। उसे बच्चे की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करनी होती है। उसका परिवार, स्कूल, दोस्त, आर्थिक हालात, कोई नशे की लत या कोई शोषण का इतिहास तो नहीं, ये सब। अच्छा। और 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट बोर्ड को देनी होती है। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि बोर्ड को सिर्फ उस घटना का पता नहीं चलता जिसके लिए बच्चा लाया गया है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का एक नक्शा मिल जाता है। इससे बोर्ड बच्चे की हालत को समझकर उसके लिए सबसे सही रास्ता तय कर पाता है। मान लीजिए जांच पूरी हुई और बच्चा दोषी पाया गया, तब बोर्ड क्या करता है? सजा देता है? देखिए, यहीं पर जेजेबी अलग है। अगर बच्चा दोषी पाया भी जाता है तो पहला मकसद सजा देना नहीं है। मकसद है उसके पुनर्वास का रास्ता बनाना, रिहैबिलिटेशन। कैसे? बोर्ड एक व्यक्तिगत देखभाल योजना बनाता है, इंडिविजुअल केयर प्लान, जो बच्चे की खास जरूरतों के हिसाब से होती है। आदेश उसी प्लान पर आधारित होते हैं, जैसे काउंसलिंग हो सकती है, कोई सामुदायिक सेवा करने को कहा जा सकता है, या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में भेजना, या कुछ मामलों में स्पेशल होम में भेजना। सजा के बजाय सुधार पर फोकस। और अगर जांच में लगे कि बच्चा असल में अपराधी नहीं है बल्कि उसे मदद की जरूरत है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर बोर्ड को लगता है कि मामला कानून के साथ संघर्ष का नहीं है, बल्कि बच्चे को देखभाल और संरक्षण की जरूरत है, जैसे वो बेघर है या उसका शोषण हुआ है, तो बोर्ड उस मामले को बाल कल्याण समिति यानी CWC को भेज सकता है। वो फिर आगे देखते हैं। बच्चे को रखने के लिए जगहों का चुनाव कैसे होता है? मतलब कहाँ भेजा जाता है? बोर्ड योग्य व्यक्ति, फिट पर्सन या योग्य सुविधा, फिट फैसिलिटी की पहचान करता है। ये कोई रिश्तेदार हो सकता है या कोई सरकारी या गैर सरकारी बाल देखभाल संस्था, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। अच्छा। जहां बच्चे को कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए भेजा जा सके। और बोर्ड इन जगहों की निगरानी भी करता है। ये निगरानी वाली बात भी अहम है। हाँ, बिल्कुल। बोर्ड की जिम्मेदारियां सिर्फ फैसला देने तक नहीं है,
उसे हर महीने जिले के जितने भी बाल गृह हैं, विशेष गृह हैं या दूसरी पुनर्वास की जगहें हैं, उनका निरीक्षण करना होता है, इंस्पेक्शन। क्यों? ये देखने के लिए कि वहां बच्चों की देखभाल ठीक से हो रही है या नहीं, सारे नियम कानून माने जा रहे हैं या नहीं। अगर कोई कमी मिलती है तो बोर्ड सुधार के लिए निर्देश भी दे सकता है। ये एक तरह के चेक एंड बैलेंस है। एक और दिलचस्प बात थी कि अगर जांच में पता चले कि बच्चे के साथ कोई अपराध हुआ है, तब बोर्ड क्या कर सकता है? हाँ, ये जेजेबी की एक बहुत जरूरी शक्ति है। अगर जांच के दौरान बोर्ड को यह पता चलता है कि बच्चा खुद किसी अपराध का शिकार हुआ है, मतलब वो विक्टिम है, तो बोर्ड पुलिस को उस मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम है। और अगर कोई बच्चा गलती से या उम्र के भ्रम में किसी वयस्क जेल में बंद पाया जाए? हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसी हालत में जेजेबी को फौरन एक्शन लेने का अधिकार है। जैसे ही बोर्ड को पता चलता है, वो अधिकारियों को आदेश दे सकता है कि उस बच्चे को तुरंत वहां से निकालकर किसी बाल गृह या सही जगह पर भेजो। बच्चों को अडल्ट जेल में रखना मना है। अच्छा, तो इतने सारे काम और शक्तियां हैं, क्या जेजेबी के फैसलों को कहीं चुनौती दी जा सकती है, अपील वगैरह? हाँ, बिल्कुल। न्याय प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा है। जेजेबी के आदेशों के खिलाफ अपील हो सकती है। ये अपील सेशन कोर्ट में होती है, जिसे संदर्भ में बाल न्यायालय या चिल्ड्रंस कोर्ट भी कहते हैं। और उसके आगे? उसके आगे हाईकोर्ट में भी समीक्षा या पुनरीक्षण के लिए जाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी शक्तियां, ये सारे काम, ये सब जिम्मेदारियां, ये सब एक ही तरफ इशारा करती हैं। किस तरफ? सजा नहीं, बल्कि सुधार, सहयोग और बच्चे का भविष्य बनाना। ये एक कल्याणकारी, वेलफेयर ओरिएंटेड न्याय प्रणाली है। इस पूरी व्यवस्था को और बेहतर समझने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का जिक्र करना भी जरूरी है। कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन सिद्धांतों को कैसे देखा है, कैसे लागू किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर किशोर न्याय से जुड़े कई अहम सिद्धांत साफ किए हैं और जेजेबी के काम को दिशा भी दी है। एक जरूरी मामला है मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह का। इसमें क्या था? इसमें कोर्ट ने उम्र तय करने के मुद्दे पर, एज डिटर्मिनेशन पर, एक अहम बात कही। कोर्ट ने माना कि किसी की उम्र पता करने के लिए सिर्फ वो हड्डियों की जांच होती है ना, ऑसिफिकेशन टेस्ट, हाँ, वही एकमात्र, ये सबसे भरोसेमंद तरीका नहीं है। दूसरे सबूत जैसे स्कूल का रिकॉर्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है या कोई और ऐसा दस्तावेज, वो भी उतने ही जरूरी हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उम्र सही पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से तय होता है कि मामला जेजीबी में चलेगा या नॉर्मल कोर्ट में। सही बात है। मतलब उम्र साबित करने के लिए कई तरह के सबूत देखने होंगे। एक और मामला था मक्करब व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें भी उम्र का ही मुद्दा था। कोर्ट ने कहा कि जैसे दांतों की जांच है या एक्सरे वगैरह हैं, रेडियोलॉजिकल सबूत, वो उम्र तय करने के लिए थोड़े कमजोर सबूत माने जाते हैं। अगर कोई दावा कर रहा है कि वो अपराध के समय नाबालिग था, तो उसे ये साबित करने के लिए ठोस, भरोसेमंद सबूत देने होंगे। अच्छा, सिर्फ अंदाजे या कमजोर सबूतों के आधार पर किसी को नाबालिग नहीं मान सकते, खासकर अगर दूसरे पक्के सबूत कुछ और कह रहे हों। यहां भी मतलब सटीकता पर जोर है। और एक तीसरा मामला मुमताज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसके बारे में कहते हैं कि ये किशोर न्याय के सुधारात्मक पहलू को बहुत मजबूती से सामने लाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये मामला ये वाकई किशोर न्याय के मूल सिद्धांत को दिखाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सजा हो चुकी है, यहां तक कि उसे उम्र कैद जैसी गंभीर सजा मिली हो, उम्र कैद भी? हाँ, और सजा मिलने के कई साल बाद भी ये बात पक्के तौर पर साबित हो जाती है कि जिस समय उसने अपराध किया था, उस समय वो नाबालिग था, मतलब 18 साल से कम का था, तो उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो राहत मिलनी चाहिए वो मिलेगी। कई साल बाद भी? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सजा को बदला जा सकता है जेजे एक्ट के हिसाब से, भले ही उसे दोषी ठहराए और सजा सुनाए सालों बीत गए हों। उम्र कैद के बाद भी राहत? ये तो सच में इस बात पर जोर देता है कि कानून की नज़र में अपराध के समय किसी का नाबालिग होना कितनी बड़ी और निर्णायक बात है। बिल्कुल, ये फैसला दिखाता है कि किशोर न्याय का मकसद हर हाल में सुधारात्मक ही रहना चाहिए। अगर कोई अपराध के समय बच्चा था, तो उसे वयस्क अपराधी की तरह सजा नहीं दे सकते, चाहे ये बात बाद में ही पता चले। ये सारे मामले इसी बात को पक्का करते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली किशोरों की उम्र और उनकी खास स्थिति को कितनी गंभीरता से लेती है, और कानून का झुकाव सजा के बजाय सुधार की ओर है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये एकदम साफ हो जाता है कि किशोर न्याय बोर्ड सिर्फ एक अदालत नहीं है, ये एक खास तरह की व्यवस्था है
जिसे बच्चों की ज़रूरतों, उनके अधिकारों और उनके भविष्य को सबसे ऊपर रखकर बनाया गया है। इसकी बनावट, इसके सदस्यों की योग्यताएं, इसकी शक्तियां, इसकी कार्यप्रणाली, सब कुछ इसी तरफ इशारा करती हैं। बच्चों का पुनर्वास और उनके बचपन का सम्मान। हाँ, भारत का जो किशोर न्याय मॉडल है, वो सिर्फ कुछ कानूनों का सेट नहीं है, बल्कि ये करुणा पर, समझदारी पर और समाज सुधार के गहरे सिद्धांतों पर टिका है। ये इस सोच पर आधारित है कि अगर कोई बच्चा रास्ता भटक भी जाए, तो समाज की जिम्मेदारी है कि उसे सजा देकर हमेशा के लिए अपराधी न बना दे, बल्कि उसे वापस मुख्य धारा में लाने का, एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका दे। इस चर्चा से ये भी साफ हुआ कि कैसे एक खास न्यायिक संरचना, जिसमें जज के साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हों, वो बच्चों की जटिल ज़रूरतों को शायद बेहतर समझ सकती है, उनके प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है। ये कानून के साथ मानवीय पहलू को जोड़ने की कोशिश है। समाज के दूसरे कमजोर या वंचित तबकों के लिए भी उतनी ही कारगर हो सकती हैं। और साथ ही ये भी जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाओं का लगातार मूल्यांकन हो, उनमें समय के साथ सुधार हो, ताकि वो अपने मकसद को और अच्छे से पूरा कर सकें। किशोर न्याय प्रणाली भी एक एक विकसित होती हुई व्यवस्था है। इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश बनी रहती है।